नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं मनीष सर आपका पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथिकल मनीष पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट 2। ये इस वीडियो का क्या है, पार्ट 2 है ना। पार्ट 1 में मतलब लेक्चर नंबर 1 में हमने देखा था कॉन्सेप्ट प्लस एग्जाम्पल। लेक्चर नंबर 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक देख लिया था। आज ये लेक्चर नंबर 3 है। इसमें हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, है ना। अगर आपने अभी पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 है गिवन दैट HCF 306 एंड 657 इक्वल टू 9। ध्यान देना है कि ये जो दो नंबर हैं इन दोनों का जो HCF है, ठीक है, 306 एंड 657 का जो HCF है कितना है, 9 है। तो हमको बताना है कि इन्हीं का LCM क्या होगा, इन्हीं दोनों नंबर का LCM क्या होगा, ये हमको फाइंड करना है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपने क्वेश्चन नंबर 2 में एक फार्मूला पढ़ा था। देखो मैं उसको दिखा देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, ये ठीक क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें फार्मूला नीचे मैंने बताया था, LCM क्रॉस HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ये फार्मूला यूज करना है, ध्यान रखना। इस फार्मूले को मैं वहाँ लिखूंगा, ठीक है, अभी लिख लेते हैं। देखो ये ठीक, इधर मैं आपको थोड़ा साइड में समझा देता हूँ कैसे यूज करना है इस फार्मूले को। तो मैं पहले फार्मूला लिख लेता हूँ। फार्मूला है HCF, ठीक है, फार्मूला है हमारे पास HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये फार्मूला है, ध्यान रखना, ठीक है, इधर साइड में। अच्छा एक चीज़ मेरे को ये बताओ, HCF है, LCM है, जैसे यहाँ क्वेश्चन है एक नंबर ये है और एक नंबर ये, दो नंबर है। दो नंबर को हम यहाँ लेट कर लेते हैं A और B, ठीक है। लेट नंबर्स A B, A और B दो नंबर है, ठीक। A और B क्या है, दो नंबर। अब हमने जब भी HCF या LCM निकाला है ना, HCF और LCM निकाला है, तो जिस चीज़ का HCF और LCM निकाला है उसको कहाँ लिखा है, ब्रैकेट में लिखा है ना, कमरे में ऐसे बंद करके लिखा है, और इक्वल टू जो भी है, जैसे कि यहाँ लिखा भी हुआ है। जैसे HCF इन दोनों को अगर हम निकालते तो 9 आता, तो इसको ऐसे लिखते हैं यहाँ ब्रैकेट में। लेकिन हमारे पास यहाँ नंबर क्या है, अभी A एंड B है। देखो A एंड B, तो अब हम हर बार क्या लेंगे, A एंड B लेंगे। चलो, तो इस फार्मूले को यूज करेंगे। इस फार्मूले का मतलब क्या था कि HCF का LCM का मल्टीप्लाई अगर किया जाए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मतलब ये दो नंबर्स जो है ना, लेट नंबर्स, जो दो नंबर है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जो लिखा है इसमें नंबर्स, उस नंबर्स का मतलब यहाँ हो गया A एंड B, दो नंबर। तो पहला नंबर A हो गया, सेकेंड नंबर क्या हो गया, B हो गया। अब इस फार्मूले में इस नंबर्स को फिट करो। चलो देखो, जैसे अगर हम HCF निकालते, किसका HCF निकालते, इन्हीं दोनों का निकालते, है ना, A और B का निकालते। तो HCF A B, ध्यान रखना सिर्फ हर जगह हमको A और B लेना है अब, ठीक है। HCF ले लिया। इसके बाद हम HCF किसका निकालेंगे, A एंड B का निकालेंगे, क्योंकि हमने नंबर्स क्या ले लिए, A एंड B ले लिए। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई लगाओ। LCM भी निकालेंगे, तो किसका निकालेंगे LCM, A एंड B का ही निकालेंगे। तो A और B इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का मतलब हुआ कि इन्हीं दोनों नंबर का प्रोडक्ट A क्रॉस B, ठीक। तो ये फार्मूला आपके पास बन के आता है, HCF A कॉमा B इंटू LCM A कॉमा B इक्वल टू A क्रॉस B। ये फार्मूला आपका बन के आता है, ये ध्यान रखना। इसको हमको यूज करना है इस क्वेश्चन में। अब कैसे यूज करना है आइए देखते हैं, ठीक है। बहुत आसान है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगभग हर ईयर कहीं ना कहीं आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। चाहे क्वार्टरली में पूछा जाए, चाहे हाफ ईयरली में, चाहे फाइनल एग्जाम में, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको आएगा ही, ठीक। तो इसको सॉल्व करते हैं और समझते हैं। देखो सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है।
सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो गिवन है उसको लिख लो। गिवन क्या है? गिवन है हमारे पास HCF 306 657 इक्वल टू 9, ये गिवन है, ठीक है ना। और फाइंड क्या करना है ये भी लिख लो। फाइंड करना है LCM 306 एंड 657, ये फाइंड करना है। ये क्लियर? ये HCF गिवन है, LCM फाइंड करना है। ठीक, चलो फाइंड करते हैं। अब सबसे पहले ये फार्मूला लिखो। चलो लिखो फार्मूला। फार्मूला क्या मैंने बताया? फार्मूला मैंने बताया HCF A क्रॉस B, सॉरी A कॉमा B इक्वल टू, सॉरी मल्टीप्लाई LCM A कॉमा B इक्वल टू A क्रॉस B। अब हमको सबसे पहले यहाँ पता लगानी है कि A एंड B की वैल्यू क्या है। ध्यान रखना, A एंड B की वैल्यू पता लगा लो, ठीक है। तो A एंड B की वैल्यू यहाँ आपको डायरेक्ट दिख रही है, देखो HCF वाले में भी दिख रही है, HCF A B, HCF A B। तो A की वैल्यू 306, B की वैल्यू कितनी है 657, यहाँ भी A की वैल्यू वही है, B की वैल्यू वही है। हेयर जो आपका A है, A कितना है? A है आपका 306 एंड B कितना है? B है 657। ठीक, ये आपके पास A एंड B की वैल्यूज यहाँ आपको दिखाई दे रही हैं। तो इस फॉर्मूले में ही, अब इससे कोई मतलब नहीं, अभी थोड़ी देर के लिए इससे मतलब हटा दो, ठीक है। अब सिर्फ मतलब रखना है इस फॉर्मूले से, आपका आंसर बनता जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो जहाँ जहाँ आपको ए दिख रहा है तो ए की जगह आपको क्या रखना है? अब 306 और बी की जगह रखना है 657, ठीक है। चलो रख दो इसको इस फॉर्मूले में। तो HCF है ना, HCF 306 657 मल्टीप्लाई LCM 306 657, ठीक है ना, इक्वल टू क्या रख दिया मैंने? देखो HCF लिखा, A की जगह 306, B की जगह 605, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई LCM A की जगह क्या रखा 306, B की जगह क्या रखा 657, इक्वल टू A की जगह फिर से रखेंगे 306, मल्टीप्लाई B की जगह फिर से रखेंगे 657। इतना बन जाएगा, इतना किसी से भी बन जाएगा, ठीक है। अब बात आती है आगे कैसे करना है। तो आगे कैसे करना है, देखो जो चीज़ गिवन है ना, जैसे कि मान के चलो x की वैल्यू 9 है, तो x की जगह हमको क्या रख देना होता है? पूरा 9, पूरा x हटा के क्या रख देना होता है? 9 रख देना होता है। बस यहाँ वही कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक है ना। देखो ध्यान से, अगर देखो इधर मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक। यहाँ आप देख रहे हैं कि HCF 306 एंड 657, इसकी जगह क्या रखा जा सकता है? 9 रखा जा सकता है, ठीक। जो गिवन है हमको ना HCF 306 657, अगर ऐसा कहीं लिखा है तो उसको पूरा हटा करके उसकी जगह क्या रखा जा सकता है? 9 लिखा जा सकता है। तो क्या इसमें ऐसा कहीं लिखा है? हाँ ये लिखा है, देखो ये, इसकी जगह क्या रख दें? 9। अब बाकी उतार दो, बाकी पूरा कॉपी कर दो, इसकी जगह 9, क्रॉस क्रॉस लगा दो, LCM को LCM लिखो, है ना, 306 को 306 लिखो, 657 को 657 लिखो, ब्रैकेट क्लोज करो, इक्वल टू लगाओ, 306 मल्टीप्लाई 657, सेम एज टीस, ये हमने कर दिया। अब इसके आगे क्या करना है? देखो हमको निकालनी है ये चीज़, है ना, ये चीज़ निकालनी है ना। देखो ये LCM 306 657 निकालनी है, फाइंड करनी है। तो जो चीज़ फाइंड करना है उसको रख लो, LCM 306 657, और ये जो 9 मल्टीप्लाई में था, ये
तो 9 मल्टीप्लाई से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको लिखो इधर का, 306 मल्टीप्लाई 657, और ये 9 आ गया आपका कहाँ, डिवाइड में। क्लियर, इतना समझ में आ गया होगा। अब इसको उतारते जाओ इस साइड, एलसीएम है ना, 306 657 इक्वल टू 9 से किसी एक को क्रॉस कर दो, चाहे इस 9 से इसको डिवाइड कर दो, चाहे इस 9 से इसको डिवाइड कर दो। यहाँ आपको जिस तरीके से करना हो उस तरीके से कर दो, या कि पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, फिर जितना आंसर आए उसको 9 से डिवाइड कर दो, या कि पहले ही डिवाइड कर दो फिर मल्टीप्लाई करो। चलो मैं पहले ही डिवाइड कर देता हूँ, देखो 9 1 जा 9, और इसको 9 से डिवाइड मैं करता हूँ। तो 9 की टेबल 30 से ज़्यादा ना हो, 9 3 जा 27, बचेगा कितना हमारे पास 2, सॉरी 3 बचेगा, तो 36 हो जाएगा है ना। फिर 9 4 जा 36, तो 34 आ जाएगा यहाँ से। और ये सब कैंसिल होगा, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, बच्चा 34 इंटू 657। तो लिख लेते हैं 34 इंटू 657। और जैसे ही इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर क्या बनेगा, इधर लिख लेते हैं। फाइनल आंसर बनेगा LCM 306, 657 इक्वल टू 2 2, ठीक है, 338, अच्छे से लिख लो है ना, 22338, ये आपका फाइनल आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का। ठीक, ये आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार सफलतापूर्वक आपका आंसर आ चुका है। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना आपका, क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 1 के जैसे है, ठीक है ना। तो अगर जिन्होंने एग्जाम्पल नंबर 1 देखा है उसको इजीली और समझ में आएगा, जिन्होंने नहीं देखा तो मैं उसको ट्राई करता हूँ समझाने का। देखो क्वेश्चन तो पहले पढ़ो। क्वेश्चन लिखा है, चेक वेदर 6 पावर n कैन इंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, देखो जो 6 की पावर n है हमको चेक करना है कि 6 की पावर जो n है, ठीक, 6 की पावर जो n है ना, वो उसमें अगर n की वैल्यू नेचुरल नंबर हो एक, है ना, ये लिखा है देखो, फॉर एनी नेचुरल नंबर n। n क्या है, नेचुरल नंबर, n है नेचुरल नंबर, ठीक, n एक नेचुरल नंबर है। n की किसी वैल्यू के लिए अगर n की कुछ वैल्यू रखी जाए तो इसकी जो पूरी वैल्यू होगी उसका जो आंसर आएगा उसके लास्ट में 0 होना चाहिए, ये ऐसे। ठीक, यहाँ जो भी नंबर आएगा उसके लास्ट में क्या होना चाहिए, 0। ये लिखा है एंड्स विथ डिजिट 0। क्या 6 की पावर n में n की कोई वैल्यू ऐसी रखी जाए कि उसके लास्ट में क्या आ जाए, पूरे आंसर के 0 आ जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे 6 है, n की जगह हमने रख दिया 2, तो ये 6 इंटू 6 हो जाएगा, मतलब 36 आएगा। तो लास्ट में 0 आना चाहिए, जैसे 6 आ रहा है लास्ट में वैसे ही क्या आएगा, 0 आना चाहिए। ठीक, तो क्या ऐसा कुछ है, तो देखो सबसे पहले 0 किसके लास्ट में होता है हम ये समझते हैं। ठीक है, 0 किसके लास्ट में होता है, देखो जैसे कुछ एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। 0 जैसे 10 ले लिया मैंने, 20 ले लिया, ठीक, 30 ले लिया, और कुछ भी ले लिया, 440, ठीक, 930, कुछ भी हमने ले लिया जिनके लास्ट में 0 है। ये देखो सबके लास्ट में यहाँ क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है, 0 सबके लास्ट में। ठीक, बहुत आसान है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, सबके लास्ट में क्या दिख रहा है, 0। अब जो जिनके लास्ट में 0 होगा उनमें कुछ ना कुछ तो क्वालिटी होगी, तभी तो 0 है। ठीक है, तो 0 जिसके लास्ट में उसकी क्या प्रॉपर्टी है, फर्स्ट। देखो 0 जिसके लास्ट में है मतलब वो 10 से डिवाइड हो रहा है, ये सबको आपको पता होना चाहिए। जिसके लास्ट में 0 है ना, वो सभी नंबर किससे डिवाइड होते हैं, 10 से डिवाइड होते हैं। ठीक, देखो ऑल नंबर्स, ठीक, विथ हैव, या एनी नंबर्स लिख लो। ठीक, मैं यहाँ सिर्फ समझा रहा हूँ, अभी लिखना नहीं है आपको ये चीज़। ठीक है, एनी नंबर्स, एनी नंबर विथ हैव लास्ट डिजिट 0, लास्ट डिजिट
डिजिट जीरो, है ना, लास्ट डिजिट क्या हो, जीरो, कोई भी नंबर जिसका लास्ट डिजिट क्या हो, जीरो, है ना, डिविजिबल बाई 10। ठीक, मतलब कि कोई भी नंबर जिसके लास्ट में जीरो हो 10 से डिविजिबल होता है। ठीक है, अब फैक्टर्स ऑफ 10 क्या है, देखो फैक्टर्स ऑफ 10, 10 के क्या क्या फैक्टर है, मतलब 10 को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे फैक्टराइज करके, 10 को 2 से एंड 5 से, 5 से 1 से। ठीक, तो 10 को लिखा जा सकता है आपका 2 × 5। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये सभी नंबर 10 से डिवाइड हो रहे हैं, है ना, डिविजिबल बाई 10 है, तो 10 को ही हम क्या लिख सकते हैं, 2 और 5। तो अगर ये सभी नंबर 10 से डिवाइड हो रहे हैं तो इसका मतलब कि 2 और 5 से भी क्या होंगे, डिवाइड होंगे। इसका मतलब कि इनके फैक्टर्स में क्या है, सभी के फैक्टर्स में 2 और 5 है ही। चलो चेक करते हैं, देखो जैसे 20 को मैं चेक कर रहा हूँ, तो 20 को मैंने 2 से डिवाइड किया, कितना आया, 10 आया। फिर इसको मैंने 2 से डिवाइड किया, कितना आया, 5 आया। फिर इसको मैंने 5 से डिवाइड किया, 1 आया। फिर जैसे मैं 30 ले लिया, तो 30 को मैं किया 30, 2 से डिवाइड किया, 15 आया। फिर 3 से डिवाइड किया, 5 आया। 5 से डिवाइड किया, 1 आया। ठीक, कुछ भी ले लो, 10 को ही ले लो, तो 10 के ते ये यही लिखा है, 2 × 5 आएगा ऐसे कुछ भी। और जैसे 30 के बाद 50 भी अगर आप लोगे, 50 कुछ भी जिसके लास्ट में जीरो होगा, ठीक है, तो 2 से डिवाइड करोगे आप तो 25 आएगा, आधा करना है ना। फिर ये 5 से डिवाइड होगा, 5 आएगा। 5 से डिवाइड करोगे, 1 आएगा। अब इनको अगर मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिखूँ ऐसे कि 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × इधर गया, है ना, 2 × 5, ये मैंने 20 को लिखा। फिर मैं ऐसे ही 30 को लिखूंगा, 30 को क्या लिखूंगा, 30 को लिखूंगा 2 × 3 × 5। फिर ऐसे ही मैं 50 को लिख रहा हूँ यहाँ, 50 को लिख रहा हूँ 2 × 5 × 5। ठीक, ये चीज़ें मैं लिख रहा हूँ। अब इनमें मैंने ऐसा क्यों लिखा, देखो, अब इसमें मैंने ऐसा इसलिए लिखा ताकि मैं आपको समझा सकूं कि देखो इन सभी के फैक्टर में 5 है, पहला तो 5 है, और साथ ही साथ क्या है, 2 भी है। ठीक, 2 है और 5 सब में 2 5 2 5 2 5, एक से ज़्यादा हो सकते हैं, जैसे एक से ज़्यादा दो हैं, यहाँ देखो दो ठो दो हैं, लेकिन हमको एक ही चाहिए, मिनिमम एक दो चाहिए, सब में मिनिमम एक 2 होना चाहिए, और सब में मिनिमम एक क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो अगर ऐसी कंडीशन बनती है कि सब में लास्ट मतलब इसके फैक्टर्स में कोई भी नंबर जो लास्ट में जीरो हो जिसके, उसके फैक्टर में 2 और 5 कंपलसरी है कि होता ही है, 2 5 2 5 2 5 ऐसे इसका भी आप निकालेंगे तो इसके फैक्टर में 2 और 5 तो आएगा ही, कन्फर्म है, बाकी और नंबर भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार मतलब हमने क्या सीखा यहाँ कि जो नंबर लास्ट डिजिट जिसका जीरो होगा उसके फैक्टर में क्या क्या होना चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए। ठीक, अगर आप इतना समझ गए तो आपसे क्वेश्चन मान के चलो बन गया ऐसे चुटकियों में। ठीक है, तो अब इसको लिखने का तरीका देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके लिखेंगे कैसे। देखो कुछ इस प्रकार से इसको लिखना है। ठीक, सॉल्यूशन, जैसे मैंने जो जो चीज़ें बताई आपको वही यहाँ लिख देनी है। कैसे, मैंने लिखा अ नंबर, ठीक है, इंड्स विथ जीरो, अगर कोई नंबर जीरो पर इंड होता है, मतलब क्या है कि इफ़ इट इज डिविजिबल बाई 10, इसका मतलब ये है कि अगर इंड जीरो पर होता है, क्यों होता है, अगर उसके मतलब क्योंकि वो 10 से डिविजिबल है इसलिए जीरो पर क्या होता है, इंड होता है। ठीक है, और मैंने फिर यहाँ लिखा फैक्टर्स ऑफ 10, तो 10 के क्या क्या फैक्टर हैं, 2 और 5। ठीक, फिर मैंने यहाँ लिखा कि 2 और 5 क्यों लिखा, मैंने उसके लिए लिखा कि अ नंबर मस्ट हैव 2 और 5 एज फैक्टर्स। ठीक, ध्यान रखना कि कोई भी नंबर जिसके फैक्टर्स में 2 और 5 हो, 2 और 5 एज फैक्टर्स हो, इन ऑर्डर टू इंड्स विथ जीरो, तो वह नंबर जीरो पर क्या होता है, इंड होता है। ऐसा मतलब नंबर जिसके फैक्टर 2 और 5 हो, तो 2 5 या 10, मतलब वो 10 से भी डिविजिबल होगा, और सीधी सी बात है कि वो लास्ट मतलब उसका जो नंबर होगा लास्ट डिजिट जीरो पर इंड होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ हमारे पास जो क्वेश्चन है 6 पावर n, अब बात करते हैं इसकी। ठीक, तो 6 पावर n, 6 को हम क्या फैक्टराइज करके लिख सकते हैं, देखो 6 को फैक्टराइज करके लिख सकते हैं 2 × 3, ये मैंने यहाँ फैक्टराइज करके लिखा हुआ है। ठीक, 6 को हम 2 × 3 लिख सकते हैं, है ना,
तो यहाँ 6 की जगह मैंने लिख दिया 2 × 3 और ये पावर n ऐसे लगा दी। ठीक, तो मैंने अभी बताया कि लास्ट डिजिट 0 होने के लिए 2 और 5 फैक्टर्स में होना चाहिए, 2 और 5 फैक्टर्स में होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या है, सिर्फ 2 है, 5 नहीं है। ठीक, 2 तो यहाँ है फैक्टर्स में, लेकिन 5 नहीं दिख रहा। ठीक, तो 5 की जगह बल्कि 3 है। तो बस आपसे यही इतना ही करना है, आपको इतना ही समझना है कि 2 तो आ गया लेकिन 5 नहीं आया। तो हम यहाँ लिखेंगे दिस कंटेन्स ओनली द फैक्टर्स 2। ठीक, कि यह जो कंटेंट है उसमें सिर्फ 2 फैक्टर्स है एंड नो फैक्टर 5, 5 का कोई फैक्टर नहीं है। सो 6 पावर n नेवर एंड्स विथ 0, इसलिए 6 की पावर n जो है ना वो 0 पर कभी भी एंड नहीं हो सकती है। ठीक है, क्योंकि उसके फैक्टर में क्या नहीं है, 5 नहीं है, 2 तो है, 5 नहीं है। बस इतना ही आपको करना था इस क्वेश्चन में। तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार ये इसका आंसर हो जाएगा और ये क्वेश्चन खत्म होता है। चलिए बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13, ये प्लस है, एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर्स। ठीक, अब सबसे पहले यहाँ मैं थोड़ा समझा देता हूँ कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर्स, 2 नंबर्स होते हैं, कंपोजिट नंबर और एक होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स। ठीक, यहाँ आपको ये 2 चीज़ें समझनी है। ये अगर ये आपसे नहीं आता है ना, तो आप नंबर सिस्टम का पैटर्न पढ़ें कि नंबर कितने टाइप के होते हैं, है ना, तो और आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आपसे आता होगा, है ना। आता नहीं होगा तो सीखना है। अभी देखो, सबसे पहले सीखना है कंपोजिट नंबर क्या है और प्राइम नंबर क्या है। तो देखो, मैं यहाँ इसको समझाने के लिए 2 एग्जाम्पल लेता हूँ। कंपोजिट नंबर के लिए मैं एग्जाम्पल लेता हूँ आपका जैसे मान के चलो 8, और प्राइम नंबर के लिए मैं लेता हूँ 5। छोटा एग्जाम्पल। ठीक, 2 ठो लेते हैं, 8 ले लिया मैंने और एक और ले लिया 12 ले लिया, 5 ले लिया, 7 ले लिया। ठीक, अब इसको थोड़ा फैक्टराइज करो। 2 से फैक्टराइज हुआ 4 आया, फिर 2 से हुआ 2 आया, फिर 2 से हुआ 1 आया। क्लियर। 12 का 2 से हुआ 6 आया, 2 से हुआ 3 आया, 3 से हुआ 1। अब इतना तो समझाने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा। ऐसे 5 का अगर हम करें तो 5 1, 7 का करें तो 7 1। ठीक, तो इस प्रकार देखो ध्यान से 8 के 3 फैक्टर आ गए, मतलब 8 को हमने 3 बार फैक्टराइज किया। मतलब सीधी सी बात यह है कि 8 के क्या क्या फैक्टर है। देखो, फैक्टर अलग होता है, प्राइम फैक्टर अलग होता है। ये होता है प्राइम फैक्टर, अब होता है फैक्टर। देखो फैक्टर्स ऑफ 8 अगर मैं लिखूं, फैक्टर्स ऑफ 8 मतलब कि 8 किस किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, किस किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा, वही क्या कहलाता है, 8 का फैक्टर्स। या कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि 8 जो है ना किस किस नंबर की टेबल में आता है। तो देखो यहाँ पता चल रहा है, पहला तो 1 की टेबल में आता है, 1 की टेबल में आ रहा है। दूसरा 2 की टेबल में आएगा, फिर 4 की टेबल में 8 आता है, और 8 की टेबल में 8 आता है। आता है कि नहीं आता, बिल्कुल आता है। ठीक, 8 की टेबल में 8 आता है, 4 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है। ऐसे 12 भी देख लो। ठीक है, 12 को अगर मैं देखूँ यहीं, तो 12 जो है 1 की टेबल में आता है। ठीक, 2 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में भी आता है, 6 की टेबल में भी आता है, 8 की टेबल में भी आता है। ठीक, यहाँ से इसका कोई लेने देना नहीं है फैक्टर से, ये प्राइम फैक्टर है ना। आपको ये ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि ये 12 जो है ना किसकी टेबल में आता है। 8 की टेबल में नहीं आता, 12 की टेबल में आता है, सॉरी 12। ठीक, तो 12 जो है 1 की टेबल, 2 की टेबल, 3 की टेबल, 4 की टेबल, 6 की टेबल और 12 की टेबल। इसका मतलब ये सब क्या है, इसके फैक्टर्स हैं 12 के, और 8 के ये सब फैक्टर्स। लेकिन मैं अगर बात करूँ यहाँ, तो जैसे 5, तो 5 किसकी टेबल में आता है, 1 की टेबल एंड 5 की टेबल। 7 जो है ये 1 की टेबल एंड 7 की टेबल। अब इन दोनों में क्या आपको समझ में आ रहा है, देखो
कंपोजिट नंबर में समझ में आ रहा है कि जो नंबर है कंपोजिट नंबर उसके एक से ज़्यादा फैक्टर है, मतलब कि देखो 8 तो है ही, 8 तो है ही, 8 के साथ साथ 1 भी है, ये दोनों तो कॉमन रहेंगे, सबके होते हैं, 1 सभी का फैक्टर होता है, ठीक है। 1 की टेबल में सभी नंबर आते हैं, इसलिए 1 सभी का फैक्टर है, और एक फैक्टर वो स्वयं हो जाता है, जैसे 8 है ना, तो 8 ही अपना फैक्टर हो जाएगा। 1 एंड 8 के अलावा इसमें अभी दो फैक्टर है, ऐसे इसमें 12 एंड 1 के अलावा कितने फैक्टर हैं, 4 फैक्टर। हमको दो से ज़्यादा फैक्टर चाहिए, लेकिन यहाँ हम क्या देख पा रहे हैं, सिर्फ दो ही फैक्टर है, 1 एंड इट सेल्फ, 1 एंड इट सेल्फ। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, मोर देन 2 फैक्टर्स वाला नंबर, ठीक। ऐसा नंबर जिसके मोर देन कितने फैक्टर हो, 2 फैक्टर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, ओनली 2 फैक्टर, ठीक। समझ में आया। कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर हो। प्राइम नंबर क्या होता है, जिसके ओनली 2 फैक्टर हो। अब बात आती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, ठीक। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि बताइए, एक्सप्लेन करिए क्यों, ठीक है, वाई इस नंबर और इस नंबर, मतलब ये दोनों नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर है। वाई एक्सप्लेन करिए क्यों है ये दोनों कंपोजिट नंबर। तो पहले तो ये पूरा पूरा नंबर फॉर्म में नहीं है, अभी ये थोड़ा क्या है कि फैला हुआ है, तो पहले इसको नंबर बनाओ, ठीक है। कैसे नंबर बनाओगे, चलो सॉल्व करते हैं। पहला है हमारे पास 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, ध्यान रखना है ये प्लस है, ठीक है, और ये क्या है, सब मल्टीप्लाई में। और दूसरा इधर है 7 इंटू एंड, लिख लो एंड, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 एक प्लस 5, ये नंबर, ठीक। अच्छा चलो, इनको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला कि इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर दें, फिर जितना आंसर आए उसमें 13 प्लस कर दें। या कि दूसरा तरीका है कि इन दोनों में से दो टर्म हो गए ना, प्लस लग गया, मतलब कितने टर्म हो गए, दो टर्म हो गए, एक टर्म ये पूरा हुआ, दूसरा टर्म है, तो दोनों से कॉमन निकाल लें। ऐसे सेम इसमें भी चाहे तो इन सभी का पहले मल्टीप्लाई कर दें, प्लस 5 बाद में कर दें। या कि क्या करें कि इस टर्म से, एक टर्म ये है एक टर्म है, इन दोनों टर्म से कॉमन निकालें। तो कॉमन निकालने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो इसमें सिंगल है तो सिंगल है, तो सिंगल नहीं रहना चाहिए, इसके साथ मल्टीप्लाई 1 कर दो। 5 है, इसके साथ भी क्या कर दो, मल्टीप्लाई 1 कर दो, क्योंकि कोई इफेक्ट नहीं पड़ता मल्टीप्लाई करने से, ठीक है। 5 1 जा 5 ही रहेगा, 13 1 जा 13 ही रहेगा। अब चलो इन दोनों से मैं कॉमन निकालता हूँ। तो कॉमन का मतलब क्या होता है कि जो दोनों में है उसको ले लेना है, ठीक है। जैसे 13 और 13 इन दोनों टर्मों में है, इस टर्म में भी है इस टर्म में भी है, तो 13 हम ले लेते हैं ऐसे कॉमन। अब 13 जब कॉमन लिया तो मैंने सर्कल भी लगा दिया है, अब सर्कल वाला नंबर नहीं लिखना, अब ब्रैकेट लगा के क्या लिखना है, 7 इंटू 11, 7 इंटू 11 प्लस प्लस ये 1 एंड सिमिलरली इसमें 5 है, तो 5 इधर भी है, दोनों से 5 कॉमन ले लो, ये 5 और ये 5, ठीक। 5 कॉमन ले लिया जाए तो 5 कॉमन ले लो, 5 ले लिया, क्या बचा, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3, है ना, इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। अब कुछ लोग सोचेंगे यहाँ 1 क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर मैं 1 ले लेता तो यहाँ तो कुछ ना कुछ तो बचना चाहिए ना, यहाँ बचना ही चाहिए कुछ ना कुछ, नहीं गलत हो जाएगा, ठीक है, इसलिए मैंने नहीं लिया। चलिए इसको सॉल्व करो आगे। 13 और ये हो गया, देखो पहले मल्टीप्लाई फिर प्लस, तो 7 11 जा कितना हो गया, 77 प्लस 1, ठीक, एंड 5, चलो इसको मल्टीप्लाई करो, देखो 1 2 जा 2, या कि जैसे करना हो वैसे कर दो, ठीक है। देखो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, ठीक है, इतना कर दूँ मैं। चलो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इतने तक का कितना आया है, 24 आया है। और 7 6 जा कितना होता है हमारे पास, 42 होता है, 42। या कि मैं पूरा मल्टीप्लाई करके लिख दूं क्या, इधर एक साथ आंसर लिख देते हैं, इधर देखो इतने का आया, देखो ध्यान से देखना, 7 6 जा 42 हो गया,
मल्टीप्लाई, इन तीनों का कितना है, 4 3 = 12, 12 2 = 24, 24 1 = 24। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 = 8 और 4 4 = 16, मल्टीप्लाई, इसका दोगुना कर दो, 2 2 = 4 एंड 4 2 = 8, प्लस करो थोड़ा, 8 है ना, 10 और ये 9 हो जाएगा 10, इतना आएगा 1008 प्लस, इस पूरे का आंसर आया कि नहीं आया, पूरे का आंसर इतना आया +1। ये इसको मिटा दूं मैं, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं कैसे करना है। अब प्लस कर दो, 13, ब्रैकेट वाले को प्लस करो, 77 + 1 कितना हो गया, 78 हो गया, एंड 5 और इसको प्लस करो तो 1009, ये हुआ, ठीक। चलिए अब 13 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, है ना, और 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। चलो कर देते हैं, 13 8 जा कितना होता है, 13 8 13 1 = 13, है ना, 13 1 13, 13 2 = 26, 13 3 = 39, 13 4 = 52, 13 5 = 65, 13 6 = 78, 13 7 = 91, 13 8 104, मतलब 104। 13 8 जा 104 आया, 104 की 4 कैरी 10, 17 सॉरी 13 7 जा 13 7 कितना होता है, 91, है ना, नहीं नहीं 91 नहीं, हाँ 91, 91 और 10 कितना हो जाएगा आपके पास 101, और इधर क्या आएगा, एंड 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 9 = 45, मतलब इतना आएगा आपके पास, ये आएगा। अब बात करते हैं कि ये कंपोजिट है कि नहीं, तो ये नंबर आपके पास बना और ये नंबर आपके पास बना, तो अब इनके फैक्टर्स निकालो, ठीक है। तो फैक्टर्स देखो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है। देखो फैक्टर्स लिखो, मैं लिखता हूँ फैक्टर्स ऑफ 1014। अब देखो फैक्टर्स क्या निकालना है, पहला फैक्टर तो इसका 1 होगा, और लास्ट में 4 है ना, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। देखो लास्ट में 4 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 लिख दो, 1 से तो हो ही जाएगा, लास्ट में 4 है, इवन नंबर है तो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक, सबको समझ में आ रहा है। प्लस देखो इसको प्लस करो भला, 3 से हो रहा है कि नहीं, 1 + 1 2 हुआ, और 2 और 4 6 हुआ, तो प्लस करने में पूरा 6 आ रहा है, इसलिए किससे डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी ये डिवाइड हो जाएगा। और ज़्यादा हमको अब ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है, और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, एंड जो इसका एक फैक्टर होगा ना 1, ये खुद होगा इट सेल्फ 1, एंड ये खुद, तो ये फिक्स ही है। उसके अलावा 2 फैक्टर्स और हमने लिख लिए, और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, मैंने यहाँ जगह छोड़ दी है। ऐसे सिमिलरली फैक्टर्स ऑफ 5045, इसके क्या क्या फैक्टर हैं देखो, ठीक। पहला तो 1 होगा, दूसरा ध्यान से देखना, लास्ट में 5 है, थोड़े 2 से तो होगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 है। अब 3 से चेक करो, 5 और 4 9 हुआ, 9 और 5 कितना हो जाएगा 14, 14 जो है 3 से डिवाइड नहीं होता, तो 3 फैक्टर में नहीं है, 4 भी फैक्टर में नहीं होगा क्योंकि 2 ही नहीं था। अब बात आती है लास्ट में 5 है, तो 5 इसका एक फैक्टर होगा, ठीक, क्या होगा, फैक्टर, है ना, 5 इसका एक फैक्टर है, और भी फैक्टर हो सकते हैं, हमको कोई लेना देना नहीं है, बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं इसके, ठीक। और एक ये खुद फैक्टर हो जाएगा 5045, ये खुद एक फैक्टर है, ठीक है। हमको मिनिमम क्या चाहिए, 2 से ज़्यादा फैक्टर चाहिए, 2 से ज़्यादा फैक्टर इसके भी हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर इसके भी दिख रहे हैं हमको, ठीक। तो बस आपको यही चाहिए, और आपको इसमें सीधे लिखना है ना, क्या है, इट इज कंपोजिट नंबर, ठीक, यही लिखा है ना, वाई क्यों कंपोजिट नंबर है, तो लिखना है कि इट इज कंपोजिट नंबर्स, बिकॉज ठीक, क्यों कंपोजिट नंबर है, क्यों, क्योंकि
इट्स हैव मोर देन, ये क्या हो गया इसको, मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक, हमसे यही पूछा था कि बताइए क्यों है कंपोजिट नंबर, तो क्यों है, क्योंकि इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, ये हमने देख लिए। ठीक, इट इज़ कंपोजिट नंबर, है ना, या इट्स आर लिखना चाहिए। ठीक, ठीक है, लिख लेना अपने हिसाब से, इट्स आर, इट्स आर, ठीक है ना, इट्स आर कंपोजिट नंबर बिकॉज इट्स हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। तो इस प्रकार ये सॉल्व हो गया। ठीक है, इस तरीके से करना था, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 खत्म होता है और लास्ट क्वेश्चन बचा है आपका, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। तो ये खत्म हुआ। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट फील्ड। स्पोर्ट फील्ड मतलब कि खेल का क्षेत्र। ठीक है, जो खेल का क्षेत्र है किस शेप में है, सर्कुलर शेप में है, मतलब कि खेल का मैदान समझ लो, उसके जो चारों ओर है वो सर्कल शेप में क्या है, ये पाथ, रास्ता है। ठीक है, ये रास्ता, ठीक, रोड बनी है मान के चलो, ठीक है ना, ये ऐसे पाथ। तो एक सर्कुलर शेप के फील्ड में, है ना, स्पोर्ट फील्ड में सर्कुलर क्या है, पाथ है। आगे लिखा है सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया क्या करती है, सोनिया, ठीक है, सोनिया जो है ना, सोनिया एक चक्कर लगाने में, जैसे यहाँ से स्टार्ट की हो, एक चक्कर लगाने में वो पूरा कितने मिनट का टाइम लगाती है, 18 मिनट का। ठीक, 18 मिनट में सोनिया एक चक्कर इस ग्राउंड का लगा लेती है। जबकि जो रवि है, देखो आगे लिखा है, रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। रवि जो है ना, रवि 12 मिनट में सेम चक्कर लगा लेता है। रवि, रवि लड़का है, बहुत तेज भागता है ना शायद। तो रवि जो है ना 12 मिनट में एक चक्कर उसके लगा लेता है, ये 12 मिनट में। ठीक है, ये एक चक्कर। तो हमको बताना है कि सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। सपोज करिए कि दोनों सेम पॉइंट पर स्टार्ट करते हैं चलना, ये सेम पॉइंट मैंने बना दिए। ठीक है, सेम पॉइंट पर स्टार्ट करते हैं, सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं चलना। ठीक, ये साथ साथ में राउंड मारने के लिए। ठीक है, एक राउंड लगाना है ग्राउंड के, सेम टाइम एंड सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, एंड गो द सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में भी चलते हैं। ऐसा नहीं कि एक यहाँ जा रहा है एक यहाँ से जा रहा है, ऐसा नहीं है, एक ही डायरेक्शन में दोनों जा रहे हैं, ऐसे इधर इधर। ठीक, तो आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स दे, है ना, मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो बताइए कि स्टार्टिंग पॉइंट में फिर से वो कितने टाइम बाद मिलेंगे, कितने टाइम बाद मिलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसको समझो, ये 18 मिनट में चक्कर लगाया। ठीक, तो ये तो 12 मिनट में लगा लिया ना, देखो ये 18 मिनट में लगाई पूरा। ठीक है, लेकिन ये 12 मिनट में लगा लिया, तो 12 मिनट में लगा लिया, तो उसके भाई ये देखो जब ये पूरा यहाँ पहुँच जाएगा ना, देखो जब रवि पूरा पहुँच जाएगा तब सोनिया की यहाँ कहीं पहुँचेगी। ठीक है, क्योंकि उसको 6 मिनट ज़्यादा लग रहा है हर बार। फिर ऐसे ही जब ये 6 मिनट तो खड़ा थोड़ी रहेगा, दोबारा राउंड मार लेगा ऐसे। ठीक है, इधर तो ये जब 18 मिनट पहुँचेगी, तो जब ये दूसरा चक्कर लगा लेगा, देखो तो इस ये 12 मिनट पीछे हो जाएगी सोनिया। अभी 6 मिनट पीछे, फिर 12 मिनट पीछे हो जाएगी, फिर ऐसे ही कितने मिनट पीछे हो जाएगी, 18 मिनट पीछे हो जाएगी, फिर ऐसे ही, है ना, 24 मिनट पीछे हो जाएगी चौथे राउंड में। तो हमको बताना है कि कौन सा राउंड होगा, कौन सा राउंड तो ये नहीं बताना, लेकिन ये बताना है कितने टाइम बाद कहीं ना कहीं स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाएंगे। ठीक, कैसे, अगर मैं एक चीज़ और समझाऊँ, ये देखो समझो ना, ऐसे कि ये 12 मिनट में पूरा किया, और ये सेम जो है, सॉरी ये 18 मिनट में पूरा किया, और ये 12 मिनट में पूरा कर लिया। ठीक, जैसे तो इसका टाइम ज़्यादा है। फिर ये जैसे 18 दूनी ये मान के चलो ये 36 जाएगा, तो ये कितना जाएगा इसका, 12 दूनी 24 जाएगा ऐसे, लेकिन कहीं ना कहीं ये जाके मिलेंगे ही। ठीक है, तो इसमें हमको निकालना है सीधी सी बात एलसीएम। ठीक है, क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक, किसी ना किसी राउंड में मिलेंगे ही, ये वाला एग्जाम्पल तो यहाँ सेट नहीं हो रहा है, लेकिन किसी ना किसी
राउंड में कहीं ना कहीं पास मिल ही जाएंगे, चौथे या पांचवें राउंड में एक साथ हो टकराएंगे कहीं ना कहीं, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट में यहीं पास। तो वही हमको बताना है, तो इसमें हमको निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम ही निकालना है, ठीक। चलो लिखते हैं, क्या लिखा है इसमें, हमारे पास दो नंबर है, पहला 12 मिनट और दूसरा 18 मिनट, और कोई नंबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं जो कि मैंने, सोनिया टेक्स, है ना, फॉर 1 राउंड, ठीक है, फॉर, है ना, चलो मत लिखो, सोनिया टेक्स फॉर 1 राउंड कितना, 18 मिनट, ये हमको गिवन है। और सेम एंड, ठीक है, जो रवि है टेक्स फॉर 1 राउंड, ये आएगा आपका 12 मिनट, ठीक। तो 12 मिनट, अब इसका हमको निकाल देना है एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम अगर आप निकालेंगे, सॉरी, एचसीएफ निकालेंगे तो ये पता चल जाएगा कि कितने राउंड बाद मिलेंगे, तो एचसीएफ इसका 6 आएगा, है ना। एलसीएम निकाल दो, तो हमको सिर्फ एलसीएम बताना है, हमको ये तो बताना नहीं है कितने राउंड बाद, मतलब कि कितने राउंड में मिलेंगे। तो हम सिर्फ एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम आप डायरेक्ट ऐसे निकाल दें, ठीक है। मैंने बताया था कि जब आपसे सिर्फ एलसीएम निकालना हो तो आप ऐसे कर सकते हैं, 18 12, ठीक। तो दोनों नंबर किससे डिविजिबल है ना। अगर ऐसे करेंगे तो एचसीएफ भी इसका आ जाता है। एलसीएम के लिए 2 से डिविजिबल है, कोई एक नंबर 2 से डिवाइड करो, 9, और ये आ जाएगा 6। फिर ये आएगा 2 से डिवाइड होगा, 9 नहीं होगा, 9 को लिख देंगे, और ये 3 आ जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे ही लिख दो, ये 3 से हो गया। अब ये 3 से डिवाइड हो जाएंगे, दोनों हो जाएंगे, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। फिर ये 3 से 1 एंड 1। तो इसका जो एलसीएम आएगा ना, एलसीएम किसका, 18 एंड 12 का, वो आएगा 2 इंटू 3 और इसको जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 हुआ, और 12 3 जा कितना हुआ, 12 दूनी 24, 12 3 36, 36 मिनट, ठीक, मिनट्स, ये। तो 36 मिनट बाद वो मिल जाएंगे स्टार्टिंग पॉइंट में, मतलब एक ही जगह जहाँ से स्टार्ट किए थे चलना, ठीक है, 36 मिनट बाद। तो इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये इस तरह ये वीडियो ख़त्म। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, है ना। इम्पॉर्टेंट जो है आपका क्वेश्चन नंबर जो मैंने 4 बताया, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, फिर भी पढ़ना तो है ही। तो इस प्रकार ये आपका एक्सरसाइज 1.1 पूरी तरीके से ख़त्म होता है ना। और ये वीडियो ख़त्म होती है इसी के साथ। हम नेक्स्ट वीडियो में, मतलब लेक्चर नंबर 4 में हम देखेंगे इसके बाद का कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल, ठीक है। और इसके बाद फिर 1.2 को भी हम सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए लास्ट बार बोलते हैं, पवन सुत हनुमान की जय।